नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात चेन्नई की बारिश और दिल्ली की धुंध से उपजे सवालों की। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक चेन्नई की बारिश ने करीब 300 लोगों की जान ले ली, जबकि दिल्ली में रोजाना 80 लोग वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ देते हैं। चेन्नई की घटना तो ठीक उस वक्त हुई जब धरती के बढ़ते तापमान को लेकर पेरिस में जलवायु सम्मेलन हो रहा है और चेन्नई की आपदा इस सम्मेलन की चर्चा का केंद्र बिंदु भी बन गई। तो क्या दिल्ली और चेन्नई के संकट के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर हमारी बदलती जीवन शैली को इसकी वजह माना जाए? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज बहस में शामिल होने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं नागराज अडवे। ठीक हमारे ही विषय पर उन्होंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उनके आर्टिकल के मूल तत्व क्या रहे और कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाकई क्लाइमेट चेंज का कोई ना कोई असर चेन्नई की बारिश पर है। इसके अलावा हमारे साथ हैं MC मेहता। आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपको सब लोग बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में जानते हैं और सिर्फ जानते ही नहीं, आपको तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आपको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिल चुका है 1996 में और 1997 में आप मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं वर्धमान कौशिक। आप वकील हैं, आपने फरवरी 2014 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT में याचिका दायर की और इसकी सुनवाई अब भी चल रही है। और हमारे साथ हैं OP शर्मा साहब। आप सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज में एमेरिट प्रोफेसर हैं, फिलहाल दिल्ली IIT से जुड़े हुए हैं। आपने मौसम और जलवायु से संबंधित कई मॉडल बनाए हैं, वेदर प्रेडिक्शन मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जमाल चंसारी साहब। आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डायरेक्टर रह चुके हैं। मौसम और बाढ़ को लेकर कई तरह के लेख आपके आते रहे हैं। आपसे ये जानकारी हम लेना चाहेंगे कि क्या हमारी जीवन शैली भी कहीं क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है और इस वजह से भी ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ हेल्थ पत्रकार, यानी स्वास्थ्य पत्रकार भी हम कह सकते हैं, लेकिन साइंस के विषयों पर भी आप लिखती पढ़ती रही हैं, महुआ चौधरी। आपसे भी करेंगे बात। और इसके अलावा हम अपने छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहेंगे जो आज हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चेन्नई के लाखों लोग आसमान से बरसी मुसीबत झेल रहे हैं। दिल्ली के बाशिंदे धुंध और धुएं के साए में हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि ऐसा लगता है जैसे हम गैस चैम्बर में पहुंच गए हों। दिल्ली की हवा आसपास के राज्यों में कचरा जलाने से गंदी हुई है। इसका बड़ा कारण यहाँ बढ़ी डीजल की अनियंत्रित खपत भी है। कुल मिलाकर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरों ने हमें घेर लिया है। सवाल उठा है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम ने अपने एक ताजा अध्ययन से बताया है कि दुनिया की 10% सबसे धनी आबादी पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के होने वाले कुल उत्सर्जन के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यानी 10% लोग 50% उत्सर्जन कर रहे हैं। दुनिया की सबसे गरीब आधी जनसंख्या सिर्फ 10% कार्बन उत्सर्जन के लिए दोषी है, जबकि असामान्य मौसम की मार चाहे जहां पर भी पड़े उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी ये लोग ही हैं। ऑक्सफैम ने कहा है कि धनी और अधिक उत्सर्जन करने वालों को उनके उत्सर्जन के लिए जवाबदेह बनाया जाए, चाहे वो कहीं भी रहते हों। तो क्या धनी मानी लोगों ने ऊंचे उपभोग की जो जीवन शैली अपना रखी है उसकी कीमत अब पूरी दुनिया चुका रही है? क्या निजी परिवहन और AC, फ्रिज जैसे आधुनिक उपकरणों ने धरती के वायुमंडल को खतरनाक स्तर तक प्रदूषित कर दिया है? भारत जैसे देशों की मुश्किल ये है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी आज भी आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर है। तो क्या जलवायु की चिंता में उन्हें पुराने हाल में ही छोड़ दिया जाए, या जो लोग अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं उन पर सीमा लगाई जाए? ऐसे कठिन प्रश्न आज हमारे सामने हैं।
साथ ही सवाल जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए तैयार होने का भी है। जुलाई 2005 में मुंबई, 2014 में श्रीनगर और इसी साल मध्य में उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अनेक शहरों को अत्यधिक बारिश ने जिस तरह से डुबो दिया, वैसा ही नजारा अब चेन्नई में देखने को मिल रहा है। इन तमाम मौकों पर भारत में नगर नियोजन की खामियां भी खुलकर सामने आई हैं। चेन्नई की वर्तमान मुसीबत का एक बड़ा कारण वहां के ड्रेनेज सिस्टम का नाकाफी साबित होना है। ये समस्या बहुत सारे दूसरे शहरों में भी दिखी है। अगर शहरीकरण आज की हकीकत है तो शहरों का ढांचा संभावित आपदाओं के अनुरूप ढालने के अलावा कोई और चारा हमारे पास नहीं है। मुद्दा है कि बार बार ऐसी समस्याओं का सामना करने के बावजूद नगर नियोजन को लेकर अपने देश में कोई जागरूकता क्यों नहीं आती। असाधारण बारिश जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो या न हो, मगर चेन्नई वासियों पर इसका जैसा कहर टूटा है वो हमारे बेतरतीब विकास का नतीजा जरूर कहा जा सकता है। तो हमारे सामने बेहद मुश्किल चुनौतियां हैं। अति उपभोग वाली लाइफस्टाइल कैसे बदले, शहरों कस्बों को कैसे नए सिरे से बसाया जाए, इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे गए तो चेन्नई और दिल्ली जैसी समस्याओं से निजात पाना शायद असंभव हो। अपनी चर्चा की शुरुआत में आडवे साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो आर्टिकल लिखा उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये जो चेन्नई की बारिश है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है और क्लाइमेट चेंज लगातार दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं कि चेन्नई की बारिश हो या इससे पहले तमाम और दूसरी जगहों पर, चाहे वो कश्मीर में हुई बारिश हो या फिर मुंबई में हुई बारिश हो या उत्तराखंड में बारिश हो या मध्य प्रदेश के हाल के दौरान जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हुई, ये सभी कुछ क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है? हम अब तक कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम रेन इवेंट क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। इट्स जस्ट वेरी लाइकली वी कैन से दैट अबाउट हीट वेव्स बट नॉट अबाउट एक्सट्रीम रेन इवेंट्स। लेकिन द ट्रेंड्स ऑफ जो चेन्नई में जो पिछले 50 साल में जो एक्सट्रीम रेन इवेंट्स की बारिश हुई है, एक्सट्रीम रेन इवेंट इज डिफाइंड बाय 124 मिलीमीटर्स फॉलिंग इन अ सिंगल डे अकॉर्डिंग टू द मेट डिपार्टमेंट। जो ट्रेंड देखते हैं जस्ट लाइकली कि इसका कनेक्शन है। एक बात। दूसरी बात, ये तीसरी बार इस 3 सालों में हर साल में एक शहर का असर पड़ा है। उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, कश्मीर में, मुंबई में, अब चेन्नई में। हमें इसको 3 लेवल्स पे देखने की जरूरत है। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरी बात दूसरा लेवल पे जिस तरह से शहरी विकास होता है, जिस तरह से हम वेटलैंड्स के ऊपर हम एयरपोर्ट बनाते हैं, जिस तरह से हम वेटलैंड्स को कम कर लेते हैं, और उसका किस सेकेंड लेवल, और थर्ड लेवल इसका प्रभाव लोगों पर। और इसमें इट्स ट्रू दैट आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, हर वर्ग पे पड़ता है, बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि इसकी एक तरह का एक अनइक्वल प्रभाव पड़ता है। जो खास करके जो अडियार नदी के पास जो झुग्गी झोपड़ी में जो बस्ती में लोग रहते हैं, उनके ऊपर प्रभाव इज मच मोर देन लेट्स से पीपल यू नो हु आर। हाँ, लेकिन आप ये मानते हैं कि दरअसल ये इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकता है, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वेदर के, उसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकता है, ये आप मानते हैं? आप भी मानते हैं शर्मा साहब? आप तो क्लाइमेट मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, क्या इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। उससे टेम्परेचर जो है हम कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ रहा है तो 2 से रखें कम, या 1.5 ज़्यादा आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना, तो 2 से नीचे आना चाहते हैं लोग बाग। तो ये पक्की बात है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ एविडेंट। तो कुछ तो हुआ। तो वो क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो साइक्लोन्स जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वो क्योंकि अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो ये हमको पता है। अब यह है कि अगर क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट को अगर कम नहीं करेंगे तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन स्टूडेंट से करवाता हूँ कि 1.6 वाट पर मीटर स्क्वायर से अगर 100 साल देखे जाए और समुद्र की जो एक्टिव लेयर है, जो फर्स्ट टॉप, वो 100 मीटर माने तो 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन वही 500 माने तो 4 डिग्री आएगा, वो तो रीज़नेबल है। लेकिन उस स्केल के ऊपर वो 500 मीटर जो जिसको हम मिक्स लेयर
फर्स्ट टॉप लेयर ऑफ ओशन कहेंगे, वो मानना थोड़ा जायज़ है, न कि 100। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सी टेम्परेचर्स बढ़ गए तो इवापोरेशन बढ़ा तो अवेलेबिलिटी ऑफ तो मॉइस्चर आप लोग की फाइंडिंग में ये आ चुका है कि सी टेम्परेचर बढ़ चुका है, और बढ़ चुका है तो कितना बढ़ा है? ये तो पक्का है। ये तो हर मेरे ख्याल से मेरे को जो टेम्परेचर्स हैं वो तो बढ़े हैं, और कई पेपर आते रहते हैं, नेचर में भी आता है, हर साइंटिफिक जर्नल देता है। हमारे यहाँ कृष्णा अच्युता राव हैं, वो तो किसी पे काम करते हैं, तो वो सिग्नेचर हमारे पास है। बात यह है कि पोल्यूशन, इवापोरेशन और सर्कुलेशन, ये तीनों के अंदर क्या होता है कि एक इंग्रेडिएंट बनता है जिसको हम कहते हैं एरोसॉल, दैट इज़ फॉर रेन मेकिंग। मतलब अगर बिना एरोसॉल होगा तो रेन नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर एरोसॉल पोल्यूटेंट्स के साथ लिंक्ड है, चाहे डस्ट के साथ हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन क्या होता है कि अगर वो एटमॉस्फेयर में है, इवापोरेशन है, कूलिंग उतनी नहीं हुई है राइजिंग से, तो रेन जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं हुई है तो कन्वेक्शन बढ़ता जाएगा। अगर टॉल कन्वेक्शन हुए तो आपकी एक्सट्रीम रेन होना जायज़ है। ये इस पे पेपर आए हैं हमारे। तो क्या IITM ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया मैं था। ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो सारे उदाहरण आपने दिए, क्या ये प्रूव करते हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हैं ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में हैं, और जो सबसे ज़्यादा वनरेबल जोन जो कहा जाता है क्लाइमेट चेंज का, वो हमारे इसके अंदर ज़्यादा है। दूर दराज देशों में जैसे है, वहाँ क्या है कि मतलब मेरे को एक चीज़ और समझाइए, अगर क्लाइमेट चेंज दुनिया के किसी भी देश में होगा उसका असर भारत पर ज़्यादा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ट्रॉपिक्स में भारत तो आइसोलेटेड है ना। ट्रॉपिक्स मतलब एज ए बेल्ट, वो क्यों होगा? क्योंकि एमिशंस आपके हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो सारे मिडलेट्स में, मतलब 45 के ऊपर, हम हैं 30 ±30 के अंदर। तो एमिशंस तो वहाँ होते हैं, लेकिन सर्कुलेशन से अगर आप देखें, मेरे खुद के पेपर है, वो चाइना से एक प्लूम आता है एयर पोल्यूटेंट्स का, वो यहाँ आके, और इंडियन जो ओशन है दैट बिकम्स ए प्रिफर्ड जोन ऑफ एरोसॉल प्रोटेक्शन। जब मुझे समझ में नहीं आता था तब भी ये बात समझ में आ गई कि इंडियन ओशन के ऊपर साउथ मतलब आपने अब तक जितनी भी बातें कही वैज्ञानिक लहजे से कही, लेकिन मैं अगर आम आदमी के भाषा में उसको बोलूं तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये जो ट्रॉपिकल आप जो जोन बता रहे हैं, इसमें इंडियन ओशन में उसमें कहीं पे भी अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसका असर यहाँ पर होगा, मतलब भारत रेंज पे आएगा जी। ये इंडोएक्स की एक वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दिख रहे हैं, ये साबित करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। एक तो ये है, लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को पैदा करने के लिए क्या आप भी जिम्मेदार हैं, हमारी जीवन शैली भी जिम्मेदार है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने तमाम इस पर अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए क्योंकि आप देखिए, अगर अब एक मैं शर्मा जी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, हिमालय की हालत देखिए आप। हिमालय के जितने ग्लेशियर्स हैं वो सीधे पिघल रहे हैं। तो जब ये सारे का सारा कनेक्शन किसके साथ है? ये सब जो हम कार्य कर रहे हैं यहाँ हमारे देश में हो रहे हैं या बाहर के देशों में हो रहे हैं, ये सारे के सारा इनका जो असर है वो इकट्ठा असर जो वो इन ग्लेशियर्स के ऊपर या इन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हो रहा है, चाहे वो समुद्र हो या कुछ हो। तो हमें जो है वो उसके लिए जैसे स्टेप्स की बात है, हम आप जैसे आप व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करते हैं तो व्हीकुलर पोल्यूशन एक फैक्टर है। इसी तरह से जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसका फैक्टर है। तो कई और जो सोर्सेज हैं, जो साइंटिफिक इश्यूज हैं, वो सारे के सारे जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो इस सारे क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज है। सो ये तो एक है। अब हमें आगे क्या करना है? देखिए, हम अगर सोए रहेंगे, हमें आगे क्या करना है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ। जो पेरिस में तमाम वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं
कि ये जो चेन्नई में बारिश हो रही है ये दरअसल क्लाइमेट चेंज का नतीजा हो सकती है, या इस पर भी चिंता जताई जा रही है कि भारत में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में हो चुका है, भारत को इस पर सीरियस नोट लेने की ज़रूरत है। अभी इन्होंने याचिका डाली ग्रीन ट्राइब्यूनल में, उनकी तरफ से भी इस तरह की चिंताएं जताई गई। क्या ये चिंताएं सब जायज़ हैं, चाहे वो पेरिस में हो चाहे भारत में? ये चिंताएं जो है वो जायज़ हैं, इसलिए कि आप देखिए जहाँ तक अब WHO की रिपोर्ट है कि हमारे वर्ल्ड में जब जो 20 सिटीज़ का उनका एस्टिमेट है उसमें 13 सिटीज़ तो इंडिया में है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये कारण तो यही है कि हम लोग जो है तुरंत जो है वो ऐसे स्टेप्स करना चाहते हैं जिससे कि डेवलपमेंट मॉडल जो है वो आगे बढ़े, लेकिन उसके जो प्रिकॉशंस हैं कि डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हो, लेकिन उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना होगा, हमें हर तरह के वो जो स्टेप्स जो है वो जो चाहिए उनको जो है वो आगे लागू करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ऐसी हालत, अब 13 हैं तो और 1-2 महीने में या 6 महीने में वो 50 हो जाएंगे। हमने इनिशियल अपने चर्चा के दौरान ये बताया कि चेन्नई में अब तक 17-18 दिनों में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश की वजह से, 15,000 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है और हज़ारों लाखों लोग बेघर बार हो चुके हैं। अगर दिल्ली के वायु प्रदूषण की बात करें तो अभी हाल में मैंने कहीं पढ़ा, खुद पर्यावरण मंत्री ने ये स्वीकार किया कि हर दिन यानी रोज़ाना 80 लोग वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में मर रहे हैं। अगर ये स्थिति है और हम अभी जिस लेवल पे हैं महुआ, उसमें ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है? स्थिति अगर एड्रेस नहीं किया जाए तो और भी खतरनाक तो होगी ही। आई मीन आप एयर पोल्यूशन बोलो या हेल्थ रिलेटेड अगर बोलो या वाटर सैनिटेशन बोलो, हर चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल इमीडिएट स्टेप्स आर टेकन तो इसका तो स्थिति और भी बढ़ता ही जाएगा। नहीं, क्या हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वाकई हम गैस चैम्बर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जिसकी तरफ अभी हाईकोर्ट ने इशारा किया कि ऐसा लगता है कि हम गैस चैम्बर में रहने, तो क्या हम इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं? अभी लाइफस्टाइल की इशू होती है, लॉट ऑफ अवेयरनेस है नहीं इस वक्त। जैसे हम लोग बहुत टाइम में अपना AC बहुत चलाते हैं, वाटर बहुत वेस्ट हो जाता है, वी डोंट वरी अबाउट दैट। उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमें अपना अवेयरनेस है नहीं। बहुत परिवार ऐसी बिना जाने हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो एक तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरत है कि व्हाट आर द सिस्टम्स दैट यू हैव टू फॉलो। जैसे कि आप पानी का यूज़ करते जाओगे तो आपको तो पता है डेंगू की बात हो रहा है, इट्स नॉट ओनली डेंगू, तो आप डायरिया भी हो सकता है और आपका बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है। तो ऑल द जो अवेयरनेस है, हमारा जो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए वो हम लोग अभी तक अवेयर नहीं है। हम जागरूक नहीं हैं और इसलिए भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। कौशिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप तो पिटिशनर भी हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर जो हालत है उसके लिए, आप लोगों की चिंताएं क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो हमारी ये है कि अगर हमने ये प्रॉब्लम अभी एड्रेस नहीं करी तो आगे जाके ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि हर इंसान अफेक्टेड होगा बट उनको पता नहीं होगा कि क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्केल पे बढ़ जाएगी। अभी भी अगर हम देखें तो 1 साल 1.5 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं था बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अभी भी जबकि हमारे पोल्यूशन लेवल्स इतने ज़्यादा हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड है, फिर भी लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी डीजल गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गर्म करने के लिए आग जला रहे हैं ब्लैंकेट यूज़ करने की बजाय। ऐसे लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस हैं वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले जनरेशन और उनके बुजुर्ग जो हैं उनके कितना इफेक्ट पड़ेगा उनके वो लाइफस्टाइल चॉइसेस का। कि देखिए, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है बट उतने लेवल तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस और सैक्रिफाइसेस ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, इसके लिए इंडिविजुअल कितना जिम्मेदार है और कितना वो इंडस्ट्री जिम्मेदार है जिसकी वजह से हम पोल्यूशन झेल रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज भी इंडिविजुअल से ही चलती हैं। अगर मैं डीजल कार खरीदना चाहूँगा तो ही डीजल कार बनेगी, अगर मैं इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहूँगा तो इलेक्ट्रिक कार सप्लाई होंगी। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड की बेटर कंपनी होंडा, टोयोटा डीजल कार्स की इतनी मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं थी, बट इंडिया और दिल्ली स्पेसिफिकली डीजल के प्राइसेस इतने कम हो गए कि हर इंडिविजुअल डीजल गाड़ी मांग करने लगा, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया डीजल गाड़ी बनाना। और आज के दिन अगर मैं कहूँगा, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि यार डीजल गाड़ी मत लो, तो वो कहते हैं यार डीजल गाड़ी से मेरे को पैसा कम पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल चॉइसेस जो उनको पता है कि हम ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा पर किलोमीटर, या मैं साइकिल भी ले सकता हूँ, बट नहीं, अगर उनको सस्ता पड़ रहा है तो लाइफस्टाइल चॉइसेस, चाहे आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, वो फिर भी वही नहीं करना चाहते। तो ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल ड्रिवन मार्केट भी है।
आई थिंक एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट. येस, गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, बट इंडिविजुअल से जब तक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर अगर पाएंगे. गवर्नमेंट्स हार्ड स्टेप लेने लगें, जैसे कि कल केजरीवाल सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया कि ऑड एंड इवन नंबर्स की गाड़ियां ऑल्टरनेट डेज चलेंगी, और इस तरह के कई और कठिन अनाउंसमेंट किए हैं, क्या उससे कोई मामले का समाधान निकलेगा? देखिए, अगर इम्प्लीमेंट होगा तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि सबसे पहली बात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे हर पर्सन इफेक्टेड है. उनको ये बात पता चलेगी कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है, कि क्यों गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ रहा है, कि क्या हो गया है ऐसा कि हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि हम जो सांस ले रहे हैं, अगर मैं सुबह चलने भी जाता हूं तो मेरी सांस पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन से डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा और हर आदमी जागरूक होगा, और मेरे ख्याल से अगर इम्प्लीमेंट होगा तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा. पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज़रूरी है या सरकारों का जागना ज़्यादा ज़रूरी है, अंसारी साहब? क्योंकि ये जो अनियंत्रित विकास है, इसके लिए क्या सिर्फ इंडिविजुअल जिम्मेदार हैं? देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल हर हालत में होनी चाहिए. हाँ. इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती. मगर मैं थोड़ा सा ये जो क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, एक टाउन प्लानर की पर्सपेक्टिव से ऐसे अगर मैं बात करूं, अब चेन्नई में जो बारिश हो रही कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ज़रूर उसका इम्पैक्ट होगा. मगर जो भी खबरें आ रही उसमें ये भी कि इतनी बारिश 100 साल पहले भी हुई थी, रिकॉर्ड टूटा था, और शायद 200 साल पहले उससे ज़्यादा बारिश हुई होगी. उस वक्त तो क्लाइमेट चेंज का कोई इशू नहीं था. इसका मतलब ये तो एक क्लाइमेट का पैटर्न है, रेनफॉल का पैटर्न है. कुछ रेनफॉल 5 साल में रिपीट होती है, कुछ 10 साल में, कुछ 15 साल में, कुछ 50 साल में, कुछ 100 साल में, कुछ 200 साल में. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हल्के से कहें तो हम तो अपना ये बात टाल देते हैं कह के कि ये तो क्लाइमेट चेंज का असर है. फैक्ट ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मामला नहीं है. ज़्यादा बारिश आजकल शहरों के लिए इतना बड़ा डिज़ास्टर क्यों लेके आती है? इसलिए कि हमारे शहर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं. देखिए, पुराने ज़माने में बाढ़ आती थी, चली जाती थी, मगर शहरों के ऊपर उसका असर नहीं होता था. पहले शहर बनते थे ऊंची जगहों पे, बाढ़ की जगहों से दूर. दरियाओं ने अपने रास्ते बहने के लिए रास्ते बनाए हैं. लाखों साल में 2 तरह के रास्ते बनाए. एक रास्ता वो जिसमें वो नॉर्मल फ्लो होता है, एक रास्ता जहाँ फ्लड का वाटर बह करके फ्लड बेसिन बनता है, और तीसरा रास्ता बारिश के पानी ने अपने लिए बनाया, वो भी लाखों साल में बनाया, जिन रास्तों से पानी बह करके कैचमेंट एरिया से दरिया के अंदर आता है. हमने क्या किया है, हमने अपने शहरों को रिवर बेसिन के अंदर ले जाके डेवलप करना शुरू कर दिया है. हमने वो सारे तो रास्ते, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी एक मार्केट फोर्सेस हैं, वो हैं हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो माफिया हैं, जो एक नेक्सस बनता है. उसमें आप कुछ भी कहते रहिए, हम प्लानर हैं, हम प्लानर कहते हैं यहाँ डेवलप मत करो शहर को, मगर शहर वहाँ डेवलप होता है इसलिए कि वहाँ के ऊपर मार्केट फोर्सेस काम कर रहे हैं. अडवे साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेना चाहती हूँ जो अंसारी जी के जवाब से निकला है, वो ये कि अनियंत्रित विकास जो हो रहा है उसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखना उचित होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इट्स एक्चुअली इंटेंसिफाइड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. एक बात. दूसरी बात, आपकी जिम्मेदारी की बात अभी हो रही थी, इसमें समानता नहीं है. द टॉप 10% ऑफ दिस कंट्री इनकम इज 43 times द बॉटम 10%. You see, 43 times. The top 10% income of this country is 43 times as much. So obviously responsibility emissions will be far more. हाजा संडा के शोध के मुताबिक दिल्ली में ही जो टॉप इनकम ग्रुप है, जो हाउस होल्ड्स है, उनका कार्बन एमिशंस इज 7 times द लोएस्ट हाउस होल्ड इनकम्स. और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल की बात नहीं है, ये नीति की बात है. ओवर टाइम हमने बिजली, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, टैक्सेशन हैज गॉन डाउन फॉर द रिचेस्ट. Executive pay has risen by 228% over the last few years. These are consequences of policy. You know, कार के लिए आपको लोन मिलता है, लेकिन कृषि के लिए, फार्मर के लिए लोन मिलता नहीं है. This is part of policy. So it's basically, it's not accidental. It's very much policy and it's a part of increasing inequality. So responsibility also in that sense is unequal. देखिए, जहाँ तक ये बात है कि पॉलिसी भी बन जाए, यहाँ पे कानून भी बन जाए, उसका भी पालन नहीं होता. तो ये तो एक पहला है कि भाई हमारे देश में ये पॉलिसीज़ भी अगर होंगी तो उनको कौन उसका पालन करेगा. कानून है तो कानून का कौन पालन करेगा और कैसे पालन होना चाहिए, एक तो ये है क्वेश्चन. और दूसरा ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ये कहा कि सारी जो दिल्ली की जो बसें हैं वो CNG के ऊपर हों. और उस समय आपको शायद याद होगा कि यहाँ पे दिल्ली में स्ट्राइक्स हो गई थी पूरी की पूरी.
पूरी प्रोटेस्ट हो गए थे और उन्होंने उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी किसी की दलील को नहीं माना और उसके बाद जो है वो उसका परिणाम भी आए और परिणाम ये थे कि भाई दिल्ली में हर व्यक्ति कहने लगा कि अब साफ जो है वो हो गया है। अब जो उस समय जो गाड़ियां जो थी वो बहुत कम थी। अब जो गाड़ियां हैं वो अगर 97 कह रहे हैं कि 10 मिलियन के बराबर अगर गाड़ियां होंगी तो अब क्या करेंगे आप बताइए 97 अगर लाख आधी गाड़ियां भी रोजाना सड़कों पर उतर आए जी हाँ, तो करीब 50 लाख गाड़ियां। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है वो दिल्ली सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों सरकारें हैं। और बड़ी बात यह है कि आज जो है वो दिल्ली जो है वो हमारे भारतवर्ष के लिए जो है वो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हम बात करते हैं कि एक कैपिटल है हमारे देश की और इस कैपिटल को हम साफ भी नहीं रख सकते और हमें एक इसको मॉडल क्यों नहीं बना सकते? इसको हम मॉडल बना सकते थे, लेकिन एक दिल्ली का अगर आप इसकी जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक सिस्टमेटिकली अगर हम चीज़ करते तो वो एक बहुत बड़ा एक मॉडल बन सकता था पूरे देश के लिए कि ऐसे प्लानिंग हो, ऐसे गाड़ियां होनी चाहिए, इस तरह का CNG हो, क्या क्या चीज़ें हों और हर चीज़ें जो है वो क्या कोर्ट से होनी है। कोर्ट तो हर चीज़ कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि हमारे हर एक इंसान का जीवन स्तर में सुधार हो, तो जीवन स्तर में सुधार भी हो और हमारा क्लाइमेट भी बचा रहे। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए बड़ी बात यह विकास की जो परिभाषा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि विकास जो है आपका विकास का मॉडल क्या होगा। क्या लोगों को जो है वो जल जो है वो साफ पानी पीने के लिए चाहिए कि नहीं, उनको जो साफ वायु जो है वो इनहेल करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, अपने सांस लेने के लिए चाहिए कि नहीं, उनको एक अच्छी जो है वो पेस्टिसाइड्स फ्री जो है वो फूड जो है वो चाहिए कि नहीं। तो अगर फर्ज किया हम ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर हमारी लाइफ से चली जाती हैं तो वो क्या गाड़ियों जो है वो चलाने से जो है वो गाड़ियाँ होने से जो है क्या आपका मॉडल बन जाएगा? क्या आप डेवलपमेंट की बात करते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपने क्लाइमेट को साफ सुथरा रखना है और हमें साफ हवा में सांस लेनी है तो हमें इस बात को फिर से नए सिरे से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि विकास का मॉडल क्या हो, और तभी शायद हम अपने वायु को, हम अपनी धरती को साफ सुथरा रख सकते हैं और सामान्य स्थिति में रख सकते हैं, जिससे इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ना देखने को मिले। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से हमारे जीवन की रफ्तार कहीं ना कहीं थमती रुकती हुई नज़र आ रही है। चेन्नई में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पिछले एक पखवाड़े से वहाँ पर जीवन शैली पूरी तरह से थम कर रह गई है और उसी तरह से दिल्ली का भी कुछ हाल होता हुआ दिख रहा है। हर तरफ से अलार्म बेल बजाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहीं बच्चों के स्कूलों में छुट्टियाँ करने का वक्त तो नहीं आ गया है। और इन तमाम चीज़ों के बीच ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर हमारी जीवन शैली को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, ताकि यहाँ से हम अब अपने आप को सुधार लें और कम से कम अपने पर्यावरण को जितना बचा सकते हैं उतना बचा कर रखें। अंसारी साहब, देखिए, हम अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए तो इतनी जल्दी तो नहीं सुधार पाएंगे, मगर ये है कि जो वक्त के साथ बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हमें उनका समाधान निकालना पड़ेगा। अब यही चीज़ ये देख ली, मगर ये हम प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि हम जो समाधान निकालते हैं वो एक बगैर सोचे समझे हर चीज़ उसके हर पहलू को समग्रता से देखते नहीं है। हाँ। और इंडिविजुअल समाधान निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग चीज़ों। ये जो ऑड एंड इवन का है ये एक नी जर्क रिएक्शन है। एकदम से ये आ गया कि भाई ऑड एंड इवन चलेंगी। एग्जाम्पल सिंगापुर की दे देते हैं। सिंगापुर की कंडीशंस को, सिंगापुर की इकोनॉमिक सिचुएशंस को, सिंगापुर के लोगों की डेमोग्राफिक्स को समझे बगैर हम ये कहते हैं हम ये कर देंगे। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी हाल में आप चर्चा कर रहे थे अमरावती का, जी, जिस तरीके से वहाँ पे प्लानिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत कोई शहर बसाने की योजना है, लेकिन क्या वो सफल होने की संभावना है? एज ए टाउन प्लानर आप क्या समझते हैं? एज ए टाउन प्लानर जो मैंने वहाँ देखा है, मैंने ये देखा है कि वहाँ के ऊपर जो मोस्ट फ्लडेबल एरिया है, यानी रिवर, कृष्णा रिवर के किनारे ये शहर बसने जा रहा है। कृष्णा रिवर बहुत बड़ा दरिया है और जब उसमें बाढ़ आती है तो बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आती है। उसके किनारे, उसके तट पे, उसके रिवर बेसिन में
बंदे के एरिया को क्रॉस करके वहाँ के ऊपर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना करके वहाँ के ऊपर शहर बसाने की कोशिश हो रही है। ये मेरे समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर अगर उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी का सहारा है, हम वहाँ के ऊपर फ्लड कंट्रोल मेजर्स बनाने जा रहे हैं, और उसके बारे में पूछो कितने पैसे का है, हज़ारों करोड़ का प्लान बताते हैं कि इतना करके हम फ्लड कंट्रोल मेजर्स करेंगे, इसलिए इस शहर के ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा। सवाल ये काहे को आप पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद नहीं, उसका समाधान ये सोचने तो की कोशिश हम करते हो। अपने आप को थोड़ा, कई बार अगर देखा जाए, अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर ज़्यादा चेक और बैलेंस लगा रहे हैं, और जबकि दुनिया भर में तो इसी तरीके से हो रहा है। अडवे साहब, मैं आपको शामिल करना चाहूँगी। पेरिस में कन्वेंशन हो रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, और वहाँ पर जिस तरह से दुनिया के विकसित देश विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखते हैं, वैसे में अगर हम अपने आप को इस तरह से क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो कहीं ज्यादा दबाव में तो नहीं आ जाएंगे? दो बातें हैं इसमें। तो एक तो जो विकसित देश हैं उनका बिल्कुल ऐतिहासिक जो उनका जो प्रदूषण है, इट इज मैसिव, ओके, इट इज सेवरल टाइम्स पर कैपिटा कंपेयर टू विकासशील देश। एक तो ये बात। दूसरी बात, इवन देयर करंट एमिशंस डेफिनेटली नीड टू कम डाउन। जो अभी तो कमिटमेंट्स हुई है, इट इज फार टू वीक। यूएस का बहुत कम है, यू का भी कम है, चीन का भी कम है, एक बात। दूसरी बात, अभी एक शोध आया है फ्रॉम टॉमस पिकेटी जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कंजम्पशन की केंद्रित करते हुए ही शोड हाउ एक्चुअली ईयू एमिशंस आर 41% मोर देन व्हाट इज अंडरस्टूड। ये लेकिन तीसरी बात, हम लोग सिर्फ विकासशील और विकसित देश के इस फ्रेमवर्क में ना देखें, इट्स ऑल्सो अ मोर अंडरलाइंग थिंग अबाउट अनइक्वल इनकम्स इवन विद इन। इक्विटी यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं पहले कह रहा था, इट इज एक्सट्रीमली अनइक्वल। सो यू सी इट्स एक्चुअली इट्स इन सेंस इट्स एन अनइक्वल इकोनॉमिक सिस्टम। वो हम लोग थोड़ा केंद्रित करें। और जैसे पहले चर्चा हो रही थी, हम लोग विकास वगैरह वन शुड बी लिटिल मोर क्रिटिकल, वन शुड थिंक ऑफ। और तीसरी बात दिस, लेट्स ऑल्सो थिंक ऑफ अदर स्पीशीज। यदि हम लोग वेटलैंड्स की बात करें, मार्शलैंड्स की कमी हुई है, देयर आर मेनी अदर स्पीशीज दैट आर डिपेंडेंट अपॉन देम। आवर वर्ल्ड व्यू नीड्स टू बिकम बिगर। हम लोग सिर्फ जो एक फ्रेम बनाए ऑफ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड, आई थिंक दैट फ्रेम is not sufficient to actually move forward. We need to think out of the box. You see, it's true that the developed countries are primarily responsible, but we cannot respond in simply the developing and developed country frame. जी, Need to be really think out of the box. जी, मैं आपसे शर्मा जी एक सवाल लेना चाहूँगी, इसके बाद छात्र छात्राओं के पास जाऊँगी। ये जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात अभी अडवे साहब कह रहे हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स क्या तरीका हो सकता है सोचने का, और कैसे हम इसमें अपने मतलब भारत अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? देखिए, ऐसा है कि सेग्रीगेट करना कि ये है और ये है, रादर देन जिस तबके का पॉपुलेशन है, चाहे छोटे तबके का हो या बड़े तबके का, दोनों में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अरविंद साहब भी कह रहे हैं। तो जो साइंस का जो फॉर्मूला है वो मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजी में भी लगना चाहिए कि कोऑपरेशन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल दे कोऑपरेट टू प्रोड्यूस व्हाट इज़ कॉल्ड द वेदर। नहीं तो बड़ा स्टेल रहेगा, कभी बारिश नहीं होगी, साइक्लोन्स भी उसी प्रिंसिपल्स पे पैदा होते हैं। तो अब हमारे मॉडल्स जो है, क्या आपको डर लगता है कि अगर हम इसी रफ्तार से अपनी जीवन शैली चलाते रहे, चाहे हम यानी धरती के तमाम देश, तो ये आने वाले दिनों में 2% का जो कार्बन एमिशन का हमारा लक्ष्य है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और नुकसानदेह साबित होंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि हर सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, और एटमॉस्फेयर की जो क्लिनजिंग कैपेसिटी है वो एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोक्साइड्स। तो जितनी भी गैसेस जाती हैं एटमॉस्फेयर में, वो ब्रेक होती हैं हाइड्रोक्साइड से। अब हाइड्रोक्साइड ही नहीं प्रोड्यूस हुए, और वो होते हैं सनलाइट से। अब आपने, इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, देन हाउ यू विल हैव हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन। तो क्लिनजिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर नेचुरली जो भी हम देख रहे हैं वो होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक तरफ तो हम प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ क्लिनजिंग कैपेसिटी भी घटा रहे हैं, तो दोनों तरफ से खतरे में मतलब इफ आई सी साइंटिफिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाट लीडिंग टू डिजास्टर। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? नहीं, तो हम जैसे आपने कहा कि प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। वैसे ही जो हाइड्रोक्साइड्स की जो आप बात कर रहे हैं, उसको कैसे, वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है या उसका कोई कृत्रिम तरीका भी हो सकता है? नहीं, कृत्रिम तरीका कोई नहीं है। इट्स सनलाइट, ओजोन एंड दिस ब्रेकिंग।
तो वाटर भी होना चाहिए। तो हाइड्रोक्साइड्स तो प्रोड्यूस होते हैं, देयर लाइफ इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। तो सारी गैसेस को वही ब्रेक करते हैं जो नहीं आपने ब्रेक एक कर बहुत ही पाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे तो बताया, मुझे तो कम से कम अभी तक पढ़ने को नहीं मिला को था ब्रेक नहीं कर पाए थे, तो नेचुरली हमको कम करना पड़ा एंड वी सॉ जी कि हाइड्रोक्साइल कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारे वेदर को और हमारे धुंध को छांटता है और उससे भी वेदर कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। मैं चाहती हूँ छात्र छात्राएं सवाल पूछें। यस मैम, मेरा सवाल आप सबसे है। मेरा सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सालों पहले हुए क्योटो कन्वेंशन के असफल होने के बाद पेरिस में जो अभी क्लाइमेट चेंज पे जो समिट हो रहा है उसके लक्ष्यों को हासिल किए जाने की क्या संभावनाएं हैं? ये तो सवाल पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहें मेहता साहब। नहीं, इसमें जो लक्ष्य की बात है वो तो जहाँ डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड और ये जो हमने 2-3 श्रेणियाँ बना दी हैं, ये जो है वो ये ख़तरनाक है। हमें असल में उसमें तभी हम कामयाब हो सकते हैं कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाए और हमारी सोच में बदलाव आए। और समाज जब वो तभी आ सकती है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, हम आपस में जो वो बीच में हम खुद ही जो क्रिएट कर रहे हैं अपनी एक डिस्टेंस जो है, वो एक फासला तय कर रहे हैं कि नहीं तुम ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, वो सब कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप जो है वो उनका विजन जो है वो बदलना है, और वो बदला जा सकता है वर्ल्ड के नागरिक जितने भी हैं, हम सब लोग जो शहरी हैं वो ही बदल सकते हैं। अदरवाइज ये जब तक इनका पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, लोगों को जागरूकता से ही हो सकता है कि अगर आप सब लोग जो है आज जो है जैसे सोशल मीडिया की बातें करते हैं वो करते हैं। सवाल ये है मेहता साहब कि जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, उन विकसित देशों पर विकासशील देश अपना असर कैसे दिखाएंगे? क्योंकि क्या उनकी वो ताकत है कि वो विकसित देशों पर अपनी इस समस्या का अपने बराबर समाधान निकालने की कोशिश करें? एक तो ये तर्क है, और दूसरा ये कि जिन्होंने 150 सालों से प्रदूषण फैलाया, उनका मुकाबला अगर 10 साल या 15 साल या 20 साल से आ रहे प्रदूषण वाले विकासशील देशों से किया जाएगा, तो क्या ये उचित है? मेरा ये कहने का कि बाकी देशों में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत जो है वो चर्चा जो लोग हैं वो ही मजबूर करते जा रहे हैं, वही जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो जागरूकता लोगों में आ रही है। और लोग जो है वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे भी हर तरह का प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को। तो जब तक हम सब लोग जो है एक कलेक्टिव जो है हम जो है उनको वॉइस नहीं बने पूरी वर्ल्ड में, तो ये चीज़ें जो है वो ऐसे ही रहेंगी। मतलब आप कलेक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी इतना कलेक्टिव होकर अपनी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। अडवे साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा था कि एक तो मुझे पेरिस कॉप से ज़्यादा मुझे उम्मीद है ही नहीं, बिकॉज सारे जो INDCs के अब तक जो शोध हुआ है इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर ऑन ट्रैक टू 3 डिग्री सेल्सियस अबाउ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। एक तो ये बात। दूसरी बात, आई थिंक भारत कहाँ तक पॉलिसी है, 2 चीज़ें। एक तो भारत शुड अलाई विद इट्स नेचुरल allies, विद पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड विद द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, जो बांग्लादेश के लोग हैं, पाकिस्तान के, श्रीलंका के हैं, LDCs है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, दे शुड अलाई टू प्रेशर द लार्ज डेवलप्ड कंट्रीज टू कमिट मोर। एक तो ये, and I think that's extremely important. 2, I feel that our commitment is quite modest. 30-35% of reduction in emission intensity is not that remarkable. We can conditionally pressurize the developed countries to commit more, and then say we will increase our emissions intensity to say 40% only if you double your efforts or do much more. So but praise is that urgency is missing, that urgency is needed. People don't realize what 3 degrees Celsius is. At 3 degrees Celsius, the Indus goes dry. What will agriculture and people of Pakistan do if the Indus, or even in Leh or Ladakh? You see, we are talking of temperature rise which we have not seen in human history. जी, दुनिया के तकरीबन 135 विकासशील देश जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर वो सभी मिलकर अपनी बात जोरदार तरीके से उठाएं तो शायद यहाँ पर विकसित देशों के ऊपर कुछ दबाव पड़े। आप लोगों में से कोई और सवाल पूछना चाहता है? मेरा प्रश्न महुआ मैम से है। मैम, जैसा कि अभी जो पेरिस में समिट चल रहा है तो उसमें भारत सहित तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डेवलप्ड कंट्रीज से $100 मिलियन की मांग की है। तो मैम, क्या ये न्यायपूर्ण है कि हम अपनी गलती के लिए हर जाने के रूप में उनके ऊपर दबाव मंगा के उतने पैसे की मांग कर रहे हैं? नहीं, सिचुएशन देखो, इंडिया इज़ ऑल्सो इन अ वेरी बैड पोजिशन। जो अभी जिस सिचुएशन में है उनको वो नीड है, सो दे हैव जस्ट प्रेजेंटेड इट टू देम। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली उनको दिया जाएगा, कि उन्होंने एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है कि हमारे इस वजह से हमें इतना फंडिंग चाहिए ताकि हम एड्रेस करें। क्योंकि ये भी आप याद रहो कि हमारा जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें जो रूरल एरियाज़ में जो है पॉवर्टी ड्रिवन है वो बहुत ही हाई मात्रा में है।
तो उनके लिए अगर आपको चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली क्लाइमेट चेंज, उनका इम्पैक्ट जो हो रहा है उनके लाइफस्टाइल में सिर्फ नहीं है, उनकी ज़िंदगी, उनके लाइवलीहुड, उनके हेल्थ, स्वास्थ्य सबके ऊपर पड़ रहा है। तो वो पॉपुलेशन को अगर आप सामने रखोगे तो ये जो अमाउंट आप बोल रहे हो वो कोई $100 बिलियन की आपने बात की थी। It is not $100 too बिलियन की का जो ग्रीन फंड है, इसका अनाउंसमेंट पिछले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान हुआ था, कोपेनहेगन सम्मेलन के दौरान, और उसमें खुद अमेरिका और विकसित देशों ने स्वीकार किया था कि जो विकासशील देश हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है और जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो इस तरह के कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सके, उनको मदद देने के लिए उन लोगों की तरफ से खुद ही ये प्रस्ताव आया था, जो एक्चुअली लागू नहीं हो सका। हालांकि अब विकसित देश ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी हद तक पैसा दे दिया, जो कि सच्चाई नहीं है, जिसके बारे में तरह तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है। और भारत का भी ये कहना है कि भारत को भी इसमें कुछ ज़्यादा अब तक नहीं मिला है। दूसरे मदों में जो पैसा मिला है उसको ग्रीन फंड के रूप में देखना गलत होगा। $100 बिलियन या इस तरह की कोई आर्थिक मदद की मांग अब भी विकासशील देशों की तरफ से, गरीब देशों की तरफ से जारी है, और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहती हैं कि ये जो विकासशील देशों के पास ना आर्थिक संपत्ति उतनी है और ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर उनके कार्बन एमिशन को रोकना है तो टेक्नोलॉजी की मदद देनी होगी, और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए इस पैसे की ज़रूरत पड़े, और इसलिए ये पूरा ग्रीन फंड का कॉन्सेप्ट आया। और ये ज़रूरी भी है। एक और चीज़ है, वो खुद भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हम इंडिया में, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम ये सब सपोर्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले जाके मांग रहे हैं, उन्होंने पहले ये कमिट किया था कि हम चाहते हैं कि ये जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स दिख रही है, हम चाहते हैं वी विल स्टेप फॉरवर्ड और हम उनको मदद करेंगे। तो इट्स नॉट ओनली इंडिया साइड से नहीं सिर्फ गया है, उनकी तरफ से भी कमिटेड है। शर्मा सर से है, पिछले 10 सालों में ना सबसे ज़्यादा एरोसॉल फॉर्मेशन की वजह रही है रेफ्रिजरेशन गैसेस। और उसके बाद जब हम कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो अमेरिका के 20 टन पर डे और चाइना के 8 टन पर डे के बाद भारत 2 टन पर डे है। तो ऐसे में सर बस डेवलप्ड कंट्रीज़ को ब्लेम करना कि उनका ही हाथ है ये कार्बन एमिशन में और फिर एरोसॉल फॉर्मेशन में, कहाँ तक सही होगा? मेरी एक जो है कि हमारे जितने भी मॉडल्स हैं उनके लिए एक इन्वेंट्री है, और पहले ये कहा गया था कि इंडिया का जो कोल है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो एक मेरी फ्रेंड है प्रोफेसर चंद्रा वेंकटरामन IIT बॉम्बे से, उन्होंने एक इन्वेंट्री बना के बताया कि हमारा SO2 लेवल इतना है, वो अब उस ग्लोबल इन्वेंट्री का पार्ट भी बन गया है। तो अब ये है कि अगर हाईएस्ट एमिशन सोर्सेज अगर देखें तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मिडलेट्स के अंदर, मतलब 45 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ पे, मोस्टली अमेरिका, यूरोप, आपका चाइना भी उधर ही आ गया। तो हमारा जो ग्लोबल सर्कुलेशन वो ऐसा है कि हमारे यहाँ ट्रॉपिक्स में कन्वर्जेंस होता है, तो वो एक स्ट्रीम आती है चाइना से, हमारे इंडिया के ऊपर पोल्यूशन आता है, वो फिर इंडियन ओशन पे जाता है, साउथ ईस्ट एशिया से नीचे से आता है, साउथ अफ्रीका के एमिशन इंडियन ओशन में आते हैं। तो इंडियन ओशन जो है एक थोड़ा, इट हैज़ बिकम ए प्रिफर्ड जोन ऑफ एरोसॉल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मी एंड माई परसेप्शन। तो हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम इवेंट्स है उसका मतलब असर ज़्यादा दिख सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट ये भी कहते हैं भैया, मानसून जो है, लेकिन आप जो तर्क बता रहे हैं उसको अगर हम अपने पड़ोसियों को कन्विंस करना चाहें तो क्या मुश्किल नहीं लगता? क्या कभी चाइना ये स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? वो तो मैम ऐसा है ना, दीज आर द ट्रेजेक्टरी एवरीवन नोज। इंडो-एक्स एक्सपेरिमेंट हो गया है, तो 1999 नोबेल लॉरिएट पॉल, क्योंकि चाइना तो खुद ही अपने प्रदूषण से परेशान है, बहुत जूझ रहा है जी। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, आई थिंक ही इज़ राइट, हम लोग अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करने आएगा आपका जी। दिस इज़ फैक्ट जी। सवाल, क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ गाड़ियां ही जिम्मेदार नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो एक ऐसे वक्त पर जब भारत जैसे देश को विकास की ज़रूरत है, जहां पर विकास दर 8% से अधिक होना चाहिए, हम किस हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेकर चल पाएंगे? जी कौशिक सर। देखिए, इंडस्ट्रीज़, व्हीक्यूलर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट, ये सब, डस्ट, ये सारे के सारे फैक्टर्स अकाउंट होते हैं पोल्यूशन के लिए। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हम
हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। हम ये नहीं चाहते कि अगर हमें 8% डेवलपमेंट चाहिए तो मैं शायद ये कहूँ कि चलो ठीक है मैं 10% डेवलपमेंट लेता हूँ, मगर 20 साल की पीढ़ी वो जब पैदा होंगी तो उनको वो आस्थमा के शिकार होंगी, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होंगे। क्या हमारे पास ये चॉइस है? क्या आप चाहते हैं कि ठीक है हम बहुत सारा पैसा कमा लें, बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंच जाएं, बट हमारी ज़िंदगी इतनी बेकार हो जाए कि हम अपने हॉस्पिटल में खर्चा दे रहे हैं? या आप ये चाहते हैं कि ठीक है हम अपनी मेहनत से करेंगे, एक सस्टेनेबल तरीके से करेंगे और हम आगे की जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे? चॉइस आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हम जीडीपी डेवलप नेशन बन जाएं, तो फिर शायद हम एज अ एग्जाम्पल अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ गलत करके जाएंगे। अब इसका जवाब आर्थिक विशेषज्ञ देंगे कि हमारे पास इकोनॉमी का कोई दूसरा मॉडल है कि नहीं है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी प्रस्ताव मतलब रखा है उसमें बोला है कि आधे दिन और नंबर की कार चलेंगी और आदेश है 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। हाँ जी, तो उसमें है कि और नंबर की कार चलेंगी एक दिन और एक दिन चलेगी इवन नंबर की। तो जो अमीर वर्ग है उनके पास ऑड और इवन दोनों नंबर्स की कार है, वो 4-4 कारें भी रखते हैं। तो आपको लगता है कि सक्सेसफुल होगा? और जो लोग मिडिल क्लास है उनके पास एक कार है, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उसकी हालत हम सबको पता है कि वो कैसी है। तो इससे क्या मतलब जो पॉल्यूशन है वो कम होगा? मेहता साहब, ऐसा है कि इससे प्रदूषण तो ज़रूर कम होगा। अगर अब 50% जो गाड़ियां हैं वो कम हो जाती हैं, शहर में कम चलती हैं, तो उसका ज़रूर असर होगा। लेकिन ऐसे ये जो आप इसमें तो इसकी एनफोर्समेंट कैसे होगी वो बड़ी बात है। एनफोर्समेंट के लिए जैसे आप ऑड एंड इवन की बात करते हैं, तो कई लोग तो आपकी अगर गाड़ी है तो आप प्लेटफार्म के ऊपर आप इवन नंबर दे दीजिए, दूसरा उठा के तो ऑड का भी दे दीजिए, तो उसको कैसे चेक किया जाएगा? तो ये चीज़ें जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी कितनी ज़रूरी है वो भी तो सरकार को देखनी होगी। जी, ये भी देखनी होगी और साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं इतनी ज़्यादा वर्किंग है, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जैसे मेट्रो से घर तक पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज हैं उसको भी दुरुस्त करना होगा, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको दुरुस्त करना होगा। शायद ये सब इतनी जल्दी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक बेहतरीन कदम है, आने वाले दिनों में सरकार कुछ और रास्ते सुझाए। काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है इससे के पहले कि इस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए। कर भी पाएंगे कि नहीं, रेगुलेशन अगला सवाल पूछिए। कि मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जितना प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए सीएनजी बसेस, मेट्रो और ई रिक्शा ये सब चलाए गए हैं, तो क्या हमें और सरकार को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो दिल्ली में ट्रक चलते हैं रात के समय, तो उनके रूट को बदला जाए और उसकी संख्याओं पर कुछ नियंत्रण किया जाए? दिल्ली सरकार ने एक कोशिश की है कि रात 9 बजे के बजाय रात 11 बजे से ट्रकों को अंदर आने की, यानी दिल्ली शहर में आने की परमिशन दी जाए। हालांकि संख्या पे कंट्रोल की तो बात अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि अगर इसी तरह जारी रहा तो हो सकता है वो भी कर दे। मगर क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इस तरह की चीज़ों से या एक तात्कालिक उपाय करने से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका निकाला जा सकता है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ताकि हम सोल्यूशन जो इसका ये भी है कि दिल्ली में गाड़ी आने से के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाली जाए। दूसरे एक जो अभी एक टैक्स लगाया गया है कि दिल्ली में ट्रक ना आए जो दिल्ली में नहीं है, वो बाहर बाईपास से होकर के बाहर निकल के चली जाए, वो एक मेजर है। मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि आपको ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल ट्रक्स में भी करना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन कम होगा, जैसे आप सीएनजी के ऊपर ट्रक्स को भी चलाएं। 2-3 चीज़ें मैं पढ़ रही थी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो मैंने ये पढ़ा कि आज जो पोल्यूशन है, हम जिस पोल्यूशन की वजह से हम परेशान हैं, ये दरअसल 40 साल पहले जो हमारी गलतियां हुई होंगी उसका असर शायद अब देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो अगर हम दिल्ली में पोल्यूटेड ट्रकों का या गाड़ियों का चलना रोक भी दें, तो दिल्ली के आसपास जो शहर हैं वहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है, क्या उसका असर दिल्ली पर और आसपास नहीं पड़ेगा? मैडम, आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन मैं IIT से आजकल बाहर रह रहा हूँ, मयूर विहार में रह रहा हूँ, और 20 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ, 20 किलोमीटर वापस आता हूँ। तो मेरा टाइम एंड मोशन स्टडी हो, मतलब दिमाग काम करता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इम्पेशेंस की है। हमारा ड्राइवर जो ही उस पर बैठता है वो इतना तेज चलाना की कोशिश करता है, और जहाँ कन्वर्जेंस होती है, मतलब एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, कन्वर्जेंस के ऊपर जो है हर बंदा आगे भागना चाहता है। तो ये है कि
सुबह सुबह अगर मैं 8 बजे क्लास लेता हूँ तो 7 बजे निकलता हूँ। उस समय जो ड्राइवर हैं उनको सबको पता है मेरी गाड़ी जो है, मेरा बॉस 8 बजे पहुँचना है उसको, वो अपनी गाड़ी जो है टिप टॉप रखता है, दे फॉलो द लेन, दे गिव वे टू पीपल। यहाँ तो वो वे देना ही नहीं चाहता, आपने यूँ लॉगर हेड कर दिया, बस मैं पहले जाना हूँ। तो ये पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ये है हमारे जहन के अंदर कि मैं आगे जाऊं। लेकिन ये तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है। मैंने जो बड़ा सवाल पूछा था, मैं आगे आ रहा हूं मैम। तो उसकी प्लानिंग क्या है कि आप जैसे मेरे को जो एग्जांपल मिला हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, अगर आपने कुछ गलती करी, उस लेन में आ गए, 15 दिन के लिए आपकी गाड़ी बाहर। आप 10 दिन ये एम्प्लॉय करिए, इंडिया के अंदर जो है कोई अपनी गाड़ी 15 दिन नहीं छोड़ना चाहेगा। ही विल बी ऑल राइट इमीडिएटली। और ज़्यादा नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ सुबह मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब एक तरीके से चलते हैं, उनको जल्दी जाना होता है। लेकिन जो ही 11 बजे ये तो इंसान के रूप में आपका व्यक्तिगत अनुभव है। एक वैज्ञानिक के रूप में अगर आप लार्जर अनुभव की बात करें तो क्या है? I will not go for band strategy. I will go for staggering. Many things can be solved by staggering. अब वो कैसे staggering की जाए, हमने थोड़ा किया था, जैसे from 6 days we came down to 5 days a week. उससे फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब तो ये है कि अगर कंजम्पशन बढ़ता गया and everybody as equity says I have equity so I should work, I have also the right, अगर वो स्ट्रेस करते रहे तो दिस इज़ नॉट आसान। आई सेड द सारे लेवल के बंदों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये जैसे ट्राई कर रहे हैं, मतलब आपकी इस चर्चा से मुझे ये समझ में आ रहा है विकास के अपनी परिभाषा को भी देखने की ज़रूरत है कि हम विकास किसे कहें, और साथ साथ अपनी जागरूकता भी ज़रूरी है। और इसके अलावा सरकारों को थोड़ा अपने अपने लेवल पर थोड़े कड़े प्रबंध करने की भी ज़रूरत है, तब शायद कुछ हद तक काबू पाया जा सके। लेकिन धरती के तापमान के नज़रिए से देखा जाए तो सिर्फ हम अपने अपने लेवल पे कुछ करें इससे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो कूटनीतिक लेवल पे भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आज की चर्चा में मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।